जब आप एक कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं और सब तरफ से आपका विरोध हो रहा होता है, जब आपको लगता है कि अब मुझसे एक मिनट भी सहन नहीं होगा, तो दोस्तों कभी हार नहीं मानना है उस समय। ठीक है, क्योंकि यही वह समय और जगह है जब आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए भाई, पेन पेपर उठा लीजिए। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हम यहाँ पर हिस्ट्री की एक मैराथन क्लास हम यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री मैंने कराई थी। उसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन के बारे में आपको यहाँ पर बताया था। तो आज हम कर रहे हैं आधुनिक भारत। इसमें हम करेंगे यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर यूरोपियन कंपनियाँ आई थी उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये MCQ बेस्ड है। ठीक है, मैंने इसमें कम से कम 40-45 MCQ लिए हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको करिए, और जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए आप। ठीक है, और बार बार इनको रिवाइज कीजिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको पूरा लास्ट तक बने रहना है और चीज़ों को अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय कंपनी को भारत में सबसे शुरुआती व्यापारिक केंद्रों में से एक स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? विच यूरोपियन कंपनी इज ऑफन क्रेडिटेड विथ स्टेबलाइजिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया? ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी वो कंपनी थी जिसने भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की शुरुआत की थी। तो आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और ऑप्शन डी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, जिसको आता है फटाफट से कमेंट में आंसर टाइप कीजिए। देखो भाई, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो सबसे पहले यहाँ पे यूरोपियन कंट्री यूरोपियन कंपनी आई थी वो कौन सी थी? पुर्तगाली थी। ठीक, क्या हुआ कि जब 1498 में वॉस्को डी गामा यहाँ पे आया था। ठीक, जब वॉस्को डी गामा 1498 में भारत आया था, वो कहाँ पर उतरा था? कालीकट में उतरा था। तो उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन कंपनियों का आना शुरू हुआ था, और जो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी आई पुर्तगाली, वो कौन सी थी? कासा द इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कासा द इंडिया ये कंपनी का नाम था, और इसने भारत में सबसे पहले समुद्री व्यापार शुरू किया था। चलिए अगला देखते हैं, किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया? विच यूरोपियन कंपनी स्टेबलाइज्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत इन 1613? ठीक है, आपके ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रेंच। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सबसे पहले भारत में अपना एक कारखाना खोला था। ठीक है, उसने एक फैक्ट्री यहाँ पर शुरू की, कहाँ पर? सूरत में। 1613 में उसने यहाँ पर अपना एक पहला कारखाना खोला था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा शाही चार्टर प्रदान किया गया था? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर बाई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन व्हाट ईयर? आपके ऑप्शन है 1599, 1600, 1602 या 1605। तो फटाफट से आंसर बताइए मुझे इसका। 1599, 1600, 1602 या 1605? देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो शाही चार्टर प्रदान किया गया था, कब किया? वो 1600 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस युद्ध के कारण भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ? विच बैटल लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? आपके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत की लड़ाई। देखिए, किस लड़ाई के बाद जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसके बाद जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित हो गया था। और वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? ये आपका 1760 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपसे आगे पूछी भी जा सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं। किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आफ्टर विच बैटल? आपके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत की लड़ाई या वांडीवास की लड़ाई। देखिए वो कौन सी लड़ाई थी जिसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। और दीवानी का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना है। इसका मतलब होता है राजस्व संग्रह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दीवानी का मतलब होता है राजस्व संग्रह। तो इसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व संग्रह प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य बलों को संगठित करने में उनकी भूमिका के लिए किसे ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी फॉर हिज रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स कार्नवालिस या ऑप्शन डी आर्थर वेलेस्ले, जिसको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव है उसको ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में पांडिचेरी को अपना प्राथमिक आधार बनाया? विच यूरोपियन पावर स्टेबलाइज्ड पौंडीचेरी एज इट्स प्राइमरी बेस इन इंडिया? आपके ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, स्पेनिश। चलिए फटाफट से टाइप कीजिए अपना आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि जो पौंडीचेरी है उसमें किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले अपना प्राथमिक आधार बनाया था उसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो फ्रेंच था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए क्या था, जो पांडिचेरी था वो एक प्राथमिक आधार उसने उसको बनाया था। चलिए अगला देखते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किस यूरोपीय कंपनी से संबंधित थी? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकटा वॉज एसोसिएटेड विथ विच यूरोपियन कंपनी? आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए भाई, जो कैलकटा था, पहले कलकत्ता, आजकल क्या बोलते हैं इसको, कोलकाता कहते हैं। ठीक है, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस मसाले के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रेड ऑफ विच स्पाइस इन इंडिया? आपके ऑप्शन है दालचीनी, जिसको हम सिनेमन बोलते हैं, ठीक है, केसर, सैफरन, जायफल, नटमेग या लौंग, क्लोव्स।
चलिए बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस मसाले के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, जो लौंग था उसमें उसने उसके व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, जो विशेषकर यहाँ का जो मालुकू द्वीप है, वहाँ से लौंग के व्यापार में, वहाँ पर बड़े पैमाने पे लौंग का व्यापार होता था। ठीक है, जो भारत में मालुकू द्वीप है, वहाँ पर लौंग का खूब व्यापार चलता था। किसके द्वारा किया जाता था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में गोवा की बस्ती स्थापित की? विच यूरोपियन कंपनी स्टेबलाइज्ड द सेटलमेंट ऑफ गोवा इन इंडिया? आपके ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रेंच। कौन सी वो कंपनी थी? देखिए, जो गोवा पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर अधिकार था वो किसका था? पुर्तगाल का था। ठीक है, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने गोवा की बस्ती स्थापित की थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, अभी मैं ये आपको एक, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं अभी एक एमसीक्यू बेस पे यहाँ पर ये चीज़ें करा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इनको रिवाइज कर पाएँ। फिर बाद में हम इनको और डिटेल में करेंगे, हम पूरी इसकी रेगुलर क्लास करेंगे। तो अभी आप इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर 2-3 बार इसको रिवाइज करके ज़रूर जाना आप। ठीक है, मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। 1748 में एक्स ला चैपेल की संधि ने फ्रांसीसियों को कौन सा औपनिवेशिक कब्जा लौटा दिया जिससे भारत में उनकी उपस्थिति पुनर्जीवित हो गई? द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल इन 1748 रिटर्न विच colonial possession to the French reviving their presence in India? आपके ऑप्शन है गोवा, मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई कहा जाता है, ठीक है, और पांडिचेरी, कालीकट, जिसको कोझिकोड, जो कालीकट का कोझिकोड है, या इसको कालीकट को कोझिकोड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडिचेरी। ठीक है, एक्सला चापेल की संधि ने ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के बाद पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी संपत्ति फ्रांस को लौटा दी थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई किस भारतीय शासक के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वपूर्ण जीत थी? द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट विच इंडियन रूलर? आपके ऑप्शन है टीपू सुल्तान, बहादुर शाह द्वितीय, नवाब सिराजुद्दौला, और ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो वहाँ के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, उनके बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला देखते हैं। मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहा जाता है, ठीक है, शहर की स्थापना प्रारंभ में भारत के किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? द सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड बाई विच यूरोपियन पावर इन इंडिया? आपके ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, फ्रेंच या ब्रिटिश। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रिटिश। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मद्रास चेन्नई में क्या किया था? एक वो मद्रास उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में फैक्ट्री सिस्टम की स्थापना प्रायः किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंधित है? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम इन इंडिया इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विच यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी? आपके ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रेंच। देखो भाई, जो भारत में फैक्ट्री सिस्टम की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस यूरोपीय कंपनी ने मोलुकास, जिसको मुलुक द्वीप के नाम से जाना जाता है, से भारत होते हुए यूरोप तक मसाला व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विच यूरोपियन कंपनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम द मोलुकास मुलुकु आइलैंड टू यूरोप विया इंडिया? आपके ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रेंच। चलिए फटाफट से बताइए, मैंने ये आपको अभी पहले ही बता चुका था। विच यूरोपियन कंपनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम द मोलुकास मुलुकु आइलैंड टू यूरोप वाया इंडिया? देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था डच। ठीक है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो मोलुकास या मलुकु द्वीप है वहाँ पर लौंग का सबसे ज़्यादा व्यापार किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अगला देखें। 1760 में वांडीवास की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस यूरोपीय प्रतिद्वंदी के बीच लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 was fought between the British East India Company and which European rival? आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में वो हुई थी आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चलिए अगला अगला देखते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस महत्वपूर्ण भारतीय शहर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड विच सिग्निफिकेंट इंडियन सिटी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765? आपके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, या ऑप्शन डी आगरा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई तो उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। वो क्या कर सकता था, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व एकत्रित कर सकते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हैदराबाद में ब्रिटिश रेजिडेंसी की स्थापना किस भारतीय राजवंश पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व से जुड़ी है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंसी इन हैदराबाद इज एसोसिएटेड विद द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर विच इंडियन डायनेस्टी? देखो भाई, एग्जाम में आजकल क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, आपसे सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। आपका अभी मेंस होने वाला है एसएससी 2023 का, तो आप इनको जरूर देख के जाना, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, तो इसका आंसर बताइए मुझे। ऑप्शन है आपके मुगल राजवंश, मुगल डायनेस्टी, मराठा एम्पायर, हैदराबाद के निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद, या ऑप्शन डी टीपू सुल्तान का साम्राज्य, टीपू सुल्तान से किंगडम। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद में ब्रिटिश रेजिडेंसी, हैदराबाद के निजाम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव का एक क्या है, प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत के पूर्वी तट पर कराईकल में एक बस्ती स्थापित की? विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश्ड अ सेटलमेंट ऑफ कराईकल ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, फ्रेंच या ब्रिटिश। चलिए फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए मुझे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो कराईकल कोरोमंडल है, तट है, वहां पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक क्या की गई थी, बस्ती स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की स्थापना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के तहत किस भारतीय रियासत को प्रभावित किया? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी अफेक्टेड विच इंडियन प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल? आपके ऑप्शन है मैसूर, पंजाब, अवध या त्रावणकोर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो कहां पर लागू किया गया था? अवध पर किया गया था। आप आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, और कहां पर इसका लागू किया गया था? अवध पर इसको लागू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में ये पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद रखना। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो भारत में जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय उसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस यूरोपीय कंपनी ने भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर ट्रैंक्यूबार थारंगमबाड़ी की बस्ती स्थापित की? विच यूरोपियन कंपनी एस्टेब्लिश्ड द सेटलमेंट ऑफ ट्रैंक्यूबार, जिसको क्या कहते हैं, थारंगमबाड़ी, ऑन द सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रेंच। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी तट है वहां पर ट्रैंक्यूबार या थारंगमबाड़ी की बस्ती किसने स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। ब्लू माउंटेन भारत में किस यूरोपीय कंपनी की औपनिवेशिक उपस्थिति से जुड़े थे? ठीक है, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, द ब्लू माउंटेन्स वर एसोसिएटेड विथ
विच यूरोपियन कंपनीज कॉलोनियल प्रेजेंस इन इंडिया। आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो ब्लू माउंटेन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक उपस्थिति से जुड़े थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना ने भारतीय शासकों के किस गठबंधन को हराया था? द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 सॉ द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट विच कॉलिजन ऑफ इंडियन रूलर्स। आपके ऑप्शन है मराठा और राजपूत, मुगल और नवाब, सिख और जाट, या ऑप्शन डी अहोम और गोंड। बताओ भाई, जो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संयुक्त शासकों को हराया था? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मुगल और नवाबों की सेनाओं को, जो उनकी संयुक्त सेना थी, उनको 1764 के बक्सर के युद्ध में हराया था उनको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1784 में मंगलौर की संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में किस यूरोपीय शक्ति की सेना के बीच शत्रुता को समाप्त कर दिया? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मंगलौर की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1784 में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 brought an end to hostilities between the British East India Company and which European powers forces in India? आपके ऑप्शन है डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, या स्पेनिश। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जब मंगलौर की संधि हुई 1784 में, तो उससे जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष था उस पर क्या लग गया, विराम लग गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांसीसी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कोलकाता में सेंट जॉन चर्च के निर्माण के लिए कौन सी यूरोपीय कंपनी जिम्मेदार थी? ठीक है, जो कोलकाता का सेंट जॉन चर्च है उसका निर्माण किस यूरोपीय कंपनी ने किया था? ठीक है, विच यूरोपियन कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट जॉन्स चर्च इन कोलकाता, इंडिया? आपके ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, या फ्रेंच। तो देखो, जो कोलकाता में सेंट जॉर्ज चर्च का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यूरोपीय कंपनी जिसे वेरिनिगडे ऑस्टिनडिसे कंपनी VOC के नाम से जाना जाता है किस देश से थी? द यूरोपियन कंपनी नोन एज द वेरिनिगडे ऑस्टिनडिसे कंपनी, या इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, VOC, वॉज फ्रॉम विच कंट्री? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, या पुर्तगाल। इंपॉर्टेंट है, जो VOC कंपनी है वो किस देश की थी? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। ठीक है, जो वेरिनिगडे ऑस्टिनडिसे कंपनी है वो किस देश की थी? नीदरलैंड की थी। ठीक है, और ये कैसी कंपनी थी? एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये क्या थी?
डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कहाँ किस देश से थी? नीदरलैंड से थी। चलिए अगला देखते हैं। किस यूरोपीय कंपनी ने करिकाल शहर को एक व्यापारिक चौकी और बस्ती के रूप में स्थापित किया? विच यूरोपियन कंपनी एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ करिकाल एज अ ट्रेडिंग पोस्ट एंड सेटलमेंट? आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो करिकाल शहर है वहां पर व्यापारिक चौकी और बस्ती किसने स्थापित की थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। वांडीवास की लड़ाई किस भारतीय राज्य में लड़ी गई थी, जो फ्रांसीसियों पर एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश जीत थी? द बैटल ऑफ वांडीवास वॉज फॉट इन विच इंडियन स्टेट, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द फ्रेंच? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो वांडीवास की लड़ाई हुई थी वो किस राज्य में हुई थी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है, जो वांडीवास की लड़ाई हुई थी कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। वह यूरोपीय शक्ति कौन सी थी जो अपने भारतीय क्षेत्रों में व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन बस्तियों के लिए जानी जाती थी? विच यूरोपियन पावर वॉज नोन फॉर इट्स व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन सेटलमेंट्स इन इट्स इंडियन टेरिटरीज? आपके ऑप्शन हैं डच, ब्रिटिश, पुर्तगीज या फ्रेंच। देखिए भारत में जो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन बस्तियां बसाई थी वो किसके द्वारा बसाई गई थी? ये आपके जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा बसाई गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। प्लासी की लड़ाई को अक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। वर्तमान भारत के किस राज्य में ऐसा हुआ है? कहने का मतलब है कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो आज के समय के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ऑफ इंडिया। इन विच स्टेट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया डिड दिस हैपन? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या असम। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो आज के पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नागापट्टिनम शहर एक ऐतिहासिक बंदरगाह किस यूरोपीय कंपनी का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? द सिटी ऑफ नागापट्टिनम, अ हिस्टोरिक पोर्ट, वॉज अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ विच यूरोपियन कंपनी? आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्शन डी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो नागापट्टिनम शहर है एक ऐतिहासिक बंदरगाह था, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय कंपनी की एक महत्वपूर्ण पहल थी? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम वॉज एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ विच यूरोपियन कंपनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी।
चलिए फटाफट से बताइए, जो मछलीपट्टनम है वहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री की स्थापना की कहाँ पर की? मछलीपट्टनम में की थी। चलिए अगला देखते हैं। 1763 में पेरिस की संधि, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पेरिस की संधि कब हुई थी, तो इसको याद रखना। 1763 में पेरिस की संधि के बाद भारत में किस यूरोपीय कंपनी की उपस्थिति में काफ़ी गिरावट आई? विच यूरोपियन कंपनीज प्रेजेंस इन इंडिया डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 में? ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जब पेरिस की संधि हुई 1763 में, तो जो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रभाव कम हो गया। चलिए अब अगला है, किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में एक प्रमुख औपनिवेशिक बस्ती के रूप में पांडिचेरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विच यूरोपियन कंपनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पांडिचेरी एज अ मेजर कॉलोनियल सेटलमेंट इन इंडिया? आपके ऑप्शन हैं डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रेंच। बताइए कौन सी कंपनी थी वो? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पांडिचेरी में क्या किया था? विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वहाँ पर वो क्या था? उनकी औपनिवेशिक बस्ती थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच 1782 में हस्ताक्षरित सालबाई की संधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आपसे सालबाई की संधि पूछी गई है एग्जाम में, तो आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और मराठा थे उनके बीच 1782 में हस्ताक्षरित सालबाई की संधि ने किस संघर्ष का अंत किया? द ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड इन 1782 बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर मार्क्ड द एंड ऑफ विच कन्फ्लिक्ट? आपके ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, या ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, उससे कौन से युद्ध का जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था वो किस पे समाप्त हुआ? 1782 के सालबाई की संधि पर वो समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। केरल के कन्नूर में फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया था? द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट सेंट एंजेलो इन कन्नूर केरला वॉज कैरिड आउट बाई विच यूरोपियन कंपनी? आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो केरल का कन्नूर है वहां पर फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लेडेन जार एक प्रारंभिक प्रकार का कैपेसिटर किस यूरोपीय कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भारत से यूरोप लाया गया था? दी लेडेन जार एन अर्ली टाइप ऑफ कैपेसिटर was brought to Europe from India by employees of which European company? आपके ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो कर्मचारी थे उनके द्वारा एक जो प्रारंभिक प्रकार का कैपेसिटर था लेडेन जार, उसको भारत से यूरोप लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु पर एकाधिकार प्रदान किया? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ग्रांटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अ मोनोपोली ओवर विच सिग्निफिकेंट ट्रेड आइटम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप। तो बताइए किस पे उनको एकाधिकार प्रदान किया था? मसाले, रेशम, अफीम या चाय? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी चाय। जो चार्टर अधिनियम 1813 था उससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका चाय पर क्या हो गया? एकाधिकार प्राप्त हो गया उसको। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है अब। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भारत में किस यूरोपीय कंपनी का शासन समाप्त हो गया? विच यूरोपियन कंपनीज रूल इन इंडिया केम टू एन एंड आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? आपके ऑप्शन हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए फटाफट से बताइए कि जब पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद किस यूरोपीय कंपनी का शासन समाप्त हो गया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रही है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भारत में किस यूरोपीय कंपनी का शासन यहाँ पर क्या हो गया था? शासन का प्रभाव बढ़ गया था, समाप्त नहीं हुआ था बल्कि शासन बढ़ गया था। ये यहाँ पर होना चाहिए, ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद भारत में किस यूरोपीय कंपनी का शासन बढ़ गया था? विच यूरोपियन कंपनीज रूल इन इंडिया केम टू इंडिया इंक्रीज? वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था पहला, तो उसके बाद भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रभाव बढ़ने लगा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपसे किस चीज़ से पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर जो कंपनियाँ थी वो कौन पहले आई थी? ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर आपके जो ब्रिटिश थे वो आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे। ठीक है, ये इनका जो क्रोनोलॉजी है इसको आप याद रखना। पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे, फिर आपके अंग्रेज आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। ये कंपनियां यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे इनके क्रम से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आधुनिक भारत में हमने आज किया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, जो भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी उन्होंने यहाँ पे व्यापार किया था, तो उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ पे किए थे। और ये आपके सभी जो अभी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देख के जाना इनको। ठीक है, और रिवाइज भी करके जाना इनको। और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी आपने हिस्ट्री की तो देखिए, पूरी प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पर बनाई हुई है। और इसके अलावा हम यहाँ पर करंट अफेयर कर रहे हैं, मैं 6 मंथ के। ठीक है, और वीकली और हमारे क्वार्टरली भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। मैंने कल ही एक क्वार्टरली यहाँ पर डाली थी, आप उसको ज़रूर देखना, वो एग्ज़ाम के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।